Good morning, everyone. Myself Mangesh Dharmel, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's our topic of discussion is factor of safety. In last lecture, we are seeing the stress strain diagram of ductile material. जहां पे आपने डिफरेंट लिमिट्स देखे हैं लाइक ओ ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, B is a elastic limit, C is a upper yield point, D is a lower yield point, E is a ultimate stress point and F is a breaking stress point. Similarly in the last lecture आप लोगों ने देखा है फटीग फेलियर एंड एसएन कर्व। तो फटीग फेलियर क्या होता है, जब आप कोई भी मैकेनिकल मेंबर है जिसको इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बेंड करेंगे, देन व्हाट हैपेंस, द क्रैक्स विल बी डेवलप, दैट इज कॉल्ड एज अ फटीग फेलियर। सेकंड देखा है आपने एसएन कर्व। तो एसएन कर्व में अपन ने देखा था यहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस क्या होता है और नंबर ऑफ स्ट्रेसेस साइकिल क्या होता है। दैट इज all about the SN curve. Now we see what is meant by factor of safety. While designing the component, it is necessary to ensure that sufficient reserve strength is kept to deal with uncertain situations. Factor of safety is taken into account for this safety. Factor of safety is defined as the ratio of maximum stress and working stress or design stress. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, देयर इज अ वन बाइक। तो अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। सपोज आप बाइक को कास्ट आयरन या फिर स्टील लेके मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, सपोज इट इज अ 300 मेगापास्कल। लेकिन जब आप इस पे एक्चुअली 1% जब इस पे राइट करेगा तो इस पे जो स्ट्रेस आने वाला है, सपोज दैट इज कॉल्ड एज अ 100 मेगापास्कल। मतलब वर्किंग कितने स्ट्रेस में कर रहा है ये बाइक, 100 मेगापास्कल, और इस पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितने आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ 300 मेगापास्कल। मतलब 300 डिवाइड बाय 100 दैट इज अ 3 इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कंसीडर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फॉर सेफ्टी पर्पज। अगर यहाँ पे 300 kg लोड भी आएगा बाइक में, दो ऑल्सो इट विल नॉट फेल। Why? Because प्रैक्टिकली अपन उसको कितने केजी के लिए यूज करने वाले हो, 100 केजी के लिए, लेकिन अपन ने उसको डिजाइन कितने केजी के लिए किया है, 300 केजी के लिए। दैट्स व्हाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग एनी मशीन। नाउ वी सी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ultimate stress upon working stress or design stress. This can be explained with the help of example of lathe bed. Why we are taking this example of lathe bed? Because in lathe bed the material that we are using is a cast iron. तो cast iron कौन सा मटेरियल है, cast iron is a brittle material. तो अगर मुझे लेथ बेड को डिजाइन करना है तो सपोज कास्ट आयरन का अपन अल्टीमेट स्ट्रेस अज्यूम करते हैं 300 मेगापास्कल। लेकिन जब ये लेथ बेड एक्चुअली इन लेथ मशीन में काम करेगा तो इस पे जो स्ट्रेस आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस, ये कितना आएगा, इट इज अ 100 मेगापास्कल। दैट इज ओनली अजम्पशन। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दिस लेथ बेड देन, 300 divided by 100 is equal to 3 is the factor of safety for this lathe bed. Second, we are seeing the
factor of safety for the ductile material, which is defined as the ratio of yield stress or and working stress or design stress. This can be explained with the help of the following example of shock absorber. तो अभी यहाँ पे देखिए शॉक एब्जॉर्बर में ये जो मटेरियल है ये कौन से टाइप का मटेरियल है? इट इज अ डक्टाइल मटेरियल. सपोज मुझे एक शॉक एब्जॉर्बर को क्या करना है? डिजाइन करना है. तो इस मटेरियल का जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस है, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज अ 300 मेगापास्कल. लेकिन जब ये शॉक एब्जॉर्बर एक्चुअली बाइक में वर्क करेगा तो इस पे जो वर्किंग स्ट्रेस आएगा और डिजाइन स्ट्रेस आएगा दैट इज 100 मेगापास्कल. मींस व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर? अगेन 300 divided by 100 is a 3. Means we design the shock absorber in more safe manner. Now we see the various factors that governs the selection of factor of safety. मतलब ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिलेक्शन डिपेंड होता है. So first factor is here the reliability of the properties of material and change of this property during service. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं there is a shock absorber. तो शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या रहता है? एब्जॉर्बिंग द एनर्जी और शॉक एंड रिलीजिंग द शॉक और रिलीजिंग द एनर्जी. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रेजिलेंस. तो ये जो रेजिलेंस शॉक एब्जॉर्बर की प्रॉपर्टी है, जब ये शॉक एब्जॉर्बर एक्चुअली अपन बाइक में यूज करेंगे तो ये क्या रहना चाहिए? इसका ये प्रॉपर्टी रिलायबल रहना चाहिए. मतलब इसकी प्रॉपर्टी वहां पे लॉस नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ रिलायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. और मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सिलेक्ट करते वक्त देखना है कि ये जो रेजिलेंस प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की, ये चेंज नहीं होना चाहिए या फिर कितनी चेंज हो रही है ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन. द सेकंड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट टू एक्चुअल मशीन पार्ट. जैसे यहां पे आपका एक शॉक एब्जॉर्बर है जिसका मैंने यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस चेक किया है 100 मेगापास्कल. तो जब मैं इसको एक्चुअली बाइक में यूज करूंगा तो इसने कितना रिजल्ट देना चाहिए या फिर कितने स्ट्रेस तक इसने कितना स्ट्रेस इसने सस्टेन करना चाहिए? दैट इज 100 मेगापास्कल. दैट इज नथिंग बट द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट टू एक्चुअल मशीन पार्ट. द नेक्स्ट फैक्टर इज द रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड. जैसे आप यहां पे देख रहे हो शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर किस लिए आप डिजाइन कर रहे हो? फॉर एब्जॉर्बिंग द शॉक. मतलब इस पे कौन सा लोड आने वाला है रोड से? इस पे जो लोड आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज अ इंपैक्ट लोड. तो रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड मतलब क्या होगा? जब इस पे इंपैक्ट लोड आएगा तो ये फेल नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन. दैट इज कॉल्ड एज अ reliability of applied load. The next factor is the certainty as to exact mode of failure. तो इसका मीनिंग क्या है? मैंने शॉक एब्जॉर्बर को डिजाइन करना है by considering the exact mode of failure. तो जो आपका शॉक एब्जॉर्बर है यहां पे आप देख सकते हो इट विल बी ट्विस्टेड. ट्विस्टेड मतलब यहां पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. तो मुझे क्या देखना है? टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इस पे मैक्सिमम कितना आएगा? सपोज यहाँ पे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है 300 मेगापास्कल. तो मुझे 300 मेगापास्कल को लेके इसको डिजाइन करना है. दैट इज कॉल्ड एज द सर्टेनिटी एज टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेल्यूर. द नेक्स्ट फैक्टर दैट गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एक्सटेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग अजम्पशन. जैसे आप देख रहे हो देयर इज अ शॉक एब्जॉर्बर. यहां पे मैंने टॉर्शनल शियर स्ट्रेस 300 मेगापास्कल कंसीडर करके इसका डिजाइन किया है. तो दैट 300 मेगापास्कल दैट आई एम अज्यूम एंड दैट इज नथिंग बट
the extent of simplifying assumption. The next factor, the extent of localized stresses. इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैंने यहाँ पे इनिशियली जो लोकलाइज स्ट्रेस आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. इसको कंसीडर किया है मैंने 300 मेगापास्कल कंसीडर करके शॉक एब्जॉर्बर को डिजाइन किया है. तो 300 मेगापास्कल क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ लोकलाइज स्ट्रेसेस और द मैक्सिमम लोकलाइज स्ट्रेसेस that will be induced in the shock absorber. Now the next factor for selection of factor of safety is the extent of initial stresses set up during manufacture. इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं शॉक एब्जॉर्बर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो इसमें जो इनिशियल स्ट्रेसेस आएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. तो मुझे ये देखना है कि इसमें इनिशियली कितने टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं. सपोज इट इज 100 मेगापास्कल, मतलब एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर कितना रहेगा? 100 मेगापास्कल. द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी हैव टू बी कंसीडर दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इफ फेलियर ऑकर्स. Higher factor of safety is chosen if there is a more risk of life. Suppose ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसको मैं कहां पे यूज करूंगा? रेलवे में यूज करूंगा. तो वहां पे अगर ये शॉक एब्जॉर्बर फेल होगा देन व्हाट हैपेंस? देयर इज मोर चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. इन सच कंडीशन वी हैव टू चूज एन हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. In this slide, you are see situation where higher factor of safety is generally selected. The first situation is where the magnitude and exact nature of forces is unknown. Higher factor of safety is selected. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो बाइक, तो बाइक में जो फोर्सेस आएंगे फ्रॉम द रोड और फ्रॉम द पर्सन दोज हु आर राइड ऑन द बाइक, ये क्या रहेंगे? अननोन रहेंगे. इन सच कंडीशन आपको क्या करना है? हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करना है. द सेकंड सिचुएशन वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंपैक्ट और अनसीन सडन लोड्स, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्टेड. जैसे आप बाइक में यहां पे देख रहे हो देयर इज अ शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर में जो फोर्स आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज इंपैक्ट लोड बिकॉज ऑफ द शॉक फ्रॉम द रोड. तो दैट इज अननोन. इन सच कंडीशन आल्सो आपको क्या करना है? हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन व्हेन हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज जनरली सिलेक्टेड इज where there are chances of residual or initial stresses in the component, higher factor of safety is selected. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं there is a shock absorber. तो शॉक एब्जॉर्बर को अपन मैन्युफैक्चर करते हैं with the help of a casting, and because of that casting process some residual or initial stresses are developed in the shock absorber. So in such condition higher factor of safety is selected. The next factor is where there is a very high risk of life or property. In case of failure higher factor of safety is selected. Suppose ये शॉक एब्जॉर्बर है, इसको मैं यूज करने वाला हूं रेलवे में. अगर ये शॉक एब्जॉर्बर रेलवे में फेल होता है then what happens? There is a risk of a human life. That's why the higher factor of safety is selected there. The next situation for selection of higher factor of safety is when very high reliability is expected from the component, higher factor of safety is selected. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे लेथ बेड. अगर मैं लेथ बेड को विद द हेल्प ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर कुछ फेलियर आता है या फिर कुछ क्रैक आता है,
then what happens? Whole lathe machine will be in downtime. That's why यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या रहना चाहिए? लेथ बेड का ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए या फिर हाई रहना चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग इट्स मैक्सिमम लाइफ. तो इन सच कंडीशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको हायर साइड में सिलेक्ट करना है. द नेक्स्ट कंडीशन इज वेयर द कंपोनेंट आर नॉन एक्सेसिबल फॉर रिपेयर or failure of that component causes lot of inconvenience, higher factor of safety is selected. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं लेथ बेड. अगर लेथ बेड अगर फेल होता है तो इसका रिपेयर पॉसिबल नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज लेथ बेड इज मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ द कास्टिंग. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे लेथ बेड को अगेन रिकास्टिंग करना पड़ेगा. तो दैट इज अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस. तो इन सच कंडीशन आपको क्या करना है? मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करना है. नाउ टुडे वी सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल. Also seen the various factors affecting factor of safety and condition where higher factor of safety is selected. The important question asked in MSBT exam are as follows. First one is explain the factor of safety for ductile and brittle material. Second is explain different factors for selection of factor of safety. And the third question is state the condition where higher factor of safety was selected. Thanks. For any queries, contact to me at 93598 77398.